नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उनका बना जलवा मामूली नहीं है। राष्ट्रपति ओबामा का गणतंत्र दिवस की परेड का मेहमान बनना मामूली बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे ओबामा को राजी किया, इस पर जितना सोचेंगे उतना लगेगा कि वे विश्व नेताओं से निजी रिश्ते बनाने में कामयाब है। जापान, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और फिजी के जितने भी उनके पड़ाव हुए हैं, उनमें विदेशी नेताओं से उनकी केमिस्ट्री बनी दिखी है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना दोस्त बताया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ सामरिक सुरक्षा करार बहुत महत्वपूर्ण है, तो जापान के साथ आर्थिक रजामंदियों का दीर्घकालीन मतलब है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत आ रहे हैं। सामरिक और हथियार सौदों को लेकर अलग कूटनीति है। जाहिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विश्व राजधानियों में यह भरोसा बना है कि उनकी लीडरशिप दमदार है, वे काम करने वाले हैं। अपना मानना है कि अमेरिका से लेकर रूस सब भारत की नई सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं। जैसे भारत में आम जनता अच्छे दिन आने की उम्मीद में है, वैसे विश्व राजधानियों में भी भारत के साथ कारोबार में अच्छे दिनों की उम्मीद है। ओबामा भारत में सुधारों की उम्मीद कर रहे हैं। अंततः मामला यह होना है कि प्रधानमंत्री वैश्विक उम्मीदों के चलते भारत को कैसा सुधारते हैं, उसे कैसा बदलते हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के साथ तालमेल का मामला पेचीदा होता जा रहा है। शिवसेना इस बात पर अड़ी है कि उसे 1/3 मंत्री पद चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद जरूर चाहिए। भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है, वह उप मुख्यमंत्री का पद नहीं देगी। जानकार सूत्रों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा 12 मंत्री पद दिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत महत्व का मंत्रालय शायद एक भी न हो। तभी दोनों पार्टियों के नेता मान रहे हैं कि तालमेल के साझा बिंदु पर पहुँचना मुश्किल है। ऐसे में भाजपा लंबे समय तक अल्पमत की सरकार चलाने या शरद पवार की पार्टी पर निर्भर रहने की बजाय अपने दम पर बहुमत हासिल करने की राजनीति करेगी। वह एनसीपी या शिवसेना किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहती है। बताया जा रहा है कि इसके लिए पार्टी येदियुरप्पा का फॉर्मूला आजमाएगी, जो उन्होंने कर्नाटक में बहुमत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया था। भाजपा के नेता कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के वैसे विधायकों के संपर्क में हैं जो 5000 से कम वोट के अंतर से जीते हैं। ऐसे विधायकों को भाजपा में शामिल कराकर उनसे इस्तीफा दिलाया जाएगा। उपचुनाव में वे लोग भाजपा की टिकट से लड़ेंगे। हालांकि यह जोखिम वाली रणनीति है, लेकिन येदियुरप्पा ने इस तरह से करीब 1 दर्जन विधायक तोड़े थे। अगर शिवसेना से बात नहीं बनती है तो इस रणनीति पर अमल शुरू हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के 6 महीने के बाद भी दुविधा में है। वो न तो संगठन की रणनीति तय कर पा रही है और न ही संसदीय रणनीति। संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी तरफ से विपक्ष का एजेंडा तय करने के बजाय कांग्रेस दूसरी पार्टियों की ओर देख रही है। जनता परिवार की पार्टियों ने अपना एजेंडा बनाया है और वो लेफ्ट के संपर्क में है, तो तृणमूल कांग्रेस अलग राजनीति कर रही है। कांग्रेस इनके बीच में अपनी जगह देखने की कोशिश में है, जबकि राज्यसभा में वो सबसे बड़ी पार्टी है और वहाँ वो चाहे तो सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बहरहाल संगठन में बदलाव को लेकर कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि उसे तुरंत कुछ बदलाव करने चाहिए या संगठन चुनाव के बाद ही बदलाव किए जाएं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से कई बार मुलाकात की। पिछले 1 महीने में राहुल गांधी भी कई प्रदेशों के नेताओं से मिले हैं। उन्हें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में तत्काल बदलाव करना है। उन्होंने इन प्रदेशों के नेताओं से संभावित नामों पर चर्चा की है। हर प्रदेश के नेताओं से उन्होंने 2-2, 3-3 नाम पूछे हैं। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी इस बारे में बातचीत की गई है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर दिसंबर में फैसला नहीं हुआ तो फिर 6 महीने यथास्थिति रहेगी। संगठन चुनाव के बीच बदलाव नहीं हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान बिहार में होगा, जहां अगले साल के अंत में चुनाव है।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने का दबाव है। पिछले चुनाव में सभी पार्टियों के घोषित दावेदार थे। 2013 के दिसंबर में हुए चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और भाजपा की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने बतौर सीएम दावेदार चुनाव लड़ा था। इन दोनों का मुकाबला आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से था। इस बार सिर्फ केजरीवाल दावेदार के तौर पर मैदान में दिख रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं का मानना है कि उनके सामने बिना कोई चेहरा लिए चुनाव में उतरना खतरनाक होगा। इस बात की ज्यादा चिंता भाजपा में है। भाजपा नेता दिल्ली के चुनाव को दूसरे राज्यों से अलग मान रहे हैं। इसका मैसेज पूरे देश में होगा। अगर यहाँ भाजपा ने नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बनवाया तो यह बहुत बड़ी जोखिम लेने का काम होगा। हालांकि कुछ नेता मान रहे हैं कि जिस तरह केजरीवाल वाराणसी में मोदी के खिलाफ लड़कर हारे, वैसे ही यहाँ भी हारेंगे। लेकिन अगर नहीं हारे तो यह नरेंद्र मोदी का जादू खत्म होने का सबूत होगा। इसलिए पार्टी नेता चाहते हैं कि कोई एक चेहरा पेश किया जाए। हर्षवर्धन से लेकर स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, किरण बेदी आदि कई लोगों के नाम की चर्चा है। इसी तरह कांग्रेस में भी सोच है कि शीला दीक्षित को वापस प्रोजेक्ट किया जाए या अजय माकन को बतौर मुख्यमंत्री दावेदार लड़ाया जाए। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गए हैं। काठमांडू के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ करीबी रिश्ते विकसित करना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस यात्रा के दौरान संपर्क और विकास सहयोग के कुछ ठोस समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद विशेष विमान से काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर पहुंचे। वे 26 और 27 नवंबर को होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उससे पहले उन्होंने आज एक ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया और भारत की ओर से नेपाल को एक हेलीकॉप्टर तोहफे में दिया। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के अशरफ गनी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से मिलेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात को लेकर सस्पेंस है, क्योंकि उनकी यात्रा के आधिकारिक कार्यक्रम में शरीफ से मुलाकात का जिक्र नहीं है। पर कहा जा रहा है कि 27 नवंबर को दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के चाईबासा की एक चुनावी सभा में कांग्रेस और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा। कांग्रेस पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने 60 साल में कुछ नहीं किया, वे उनके 6 महीने के कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने एक एक दिन के काम का हिसाब देने को तैयार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी लोग जान गए हैं कि वोट बैंक की राजनीति और बाप बेटे की सरकार से उनका भला नहीं होने वाला है। मोदी ने कहा कि आदिवासी हमेशा से भाजपा पर विश्वास करते हैं और भाजपा में कई आदिवासी सांसद हैं। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने झारखंड की चुनावी सभा में कहा कि झारखंड में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की संभावना है। उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देकर पूर्ण बहुमत की सरकार चुनने की अपील की और वायदा किया कि वे राज्य का संपूर्ण विकास करेंगे। कोयला खदान आवंटन की गड़बड़ियों पर सुनवाई कर रही सीबीआई की एक विशेष अदालत ने जांच एजेंसी सीबीआई से पूछा है कि उसने जांच के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की, जिनके पास काफी समय तक कोयला मंत्रालय का प्रभार था। सीबीआई के विशेष जज भरत पराशर ने सीबीआई के अधिकारियों से पूछा कि क्या उनको ऐसा नहीं लगता है कि एक स्पष्ट तस्वीर पेश करने के लिए तत्कालीन कोयला मंत्री का बयान जरूरी था। इस मामले में बिरला के मालिक कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और कई लोगों के नाम हैं। बहरहाल अदालत के सवाल पर सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से पूछताछ की थी और उन्हें लगा था कि उस समय के प्रधानमंत्री से पूछताछ जरूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि उनको मनमोहन सिंह से पूछताछ करने की इजाजत नहीं दी गई। गौरतलब है कि 2005 में जब बिरला की कंपनी हिंडाल्को को तालाबेरा खदान का आवंटन हुआ था, उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार मनमोहन सिंह के पास था। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% करने के विधेयक पर विचार के लिए बनी प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। भाजपा सांसद चंदन मित्रा की अध्यक्षता वाली समिति अब 12 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी। पहले इस कमेटी को 28 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। विपक्ष के कई सांसदों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया है कि कार्यकाल बढ़ाने के बारे में उनसे कोई बात नहीं की गई। बहरहाल केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि प्रवर समिति के 2 सदस्यों जेपी नड्डा और मुख्तार अब्बास नकवी को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। इस वजह से उनकी जगह बीपी सिंह बडनौर और रंगासाई रामकृष्ण को प्रवर समिति में नामित किया गया है। सरकार इस सत्र में बीमा बिल पास कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले कामकाजी दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आज लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ने काला धन वापस लाने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। उसके सांसदों ने मुख्य प्रवेश द्वार को घेर लिया। उनके हाथों में काले रंग के छाते थे जिन पर काला धन लिखा हुआ था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव भी इस विरोध में थोड़ी देर के लिए शामिल हुए। राजद, जदयू, सपा और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी इस हंगामे में तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया। उधर राज्यसभा में इस मसले पर हंगामा हुआ। बाद में कांग्रेस ने हैदराबाद में हवाई अड्डे का नाम बदले जाने के मुद्दे पर बेल में जाकर हंगामा किया। पार्टी के नेता आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि राजीव गांधी हवाई अड्डा का नाम मनमाने तरीके से बदला जा रहा है। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सरकार ने कहा कि वह काले धन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा बंद नहीं हुआ।
जम्मू कश्मीर में जबरदस्त ठंड के बावजूद मतदाताओं ने पूरा उत्साह दिखाया और जमकर मतदान किया। पहले चरण में आज प्रदेश की 15 विधानसभा सीटों के लिए करीब 70% मतदान हुआ। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा और अंतरिम आंकड़ों के मुताबिक 70% मतदान हुआ है। झारखंड में नक्सल प्रभावित 13 विधानसभा सीटों पर भी जमकर मतदान हुआ। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। आयोग के अंतरिम आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दोनों राज्यों में 5 चरणों में विधानसभा चुनाव पूरा होना है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। दुनिया भारत के प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीदें पाल रही है। याद करें, यूपीए 1 की मनमोहन सरकार से भी अमेरिका को उम्मीद थी। विश्व नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से सुधारों की उम्मीद पाली थी, उन्हें बहुत महत्व दिया, उनको सहयोग किया, पर वे फेल हुए तो यूपीए 2 की सरकार में विश्व नेता सर्द बने। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दुनिया के देशों में गजब का उत्साह है। मोदी अपनी विदेश यात्राओं और बड़ी घोषणाओं से इसे और बढ़ा रहे हैं। वे 6 महीने के अपने छोटे से कार्यकाल में इतने राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं कि रिकॉर्ड बन गया है। वे पूरब से लेकर पश्चिम तक यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान से लेकर अमेरिका और ब्राजील तक की यात्रा कर आए हैं और बताया जा रहा है कि इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी आदि देशों की ओर से अनौपचारिक न्योता आया हुआ है। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में गणतंत्र दिवस के मेहमान बन रहे हैं। जाहिर है दुनिया के देशों को मोदी के नेतृत्व से उम्मीद है। दुनिया के देशों की उम्मीद के 2 पहलू हैं। एक पहलू कारोबार का है और दूसरा सामरिक सहयोग का है। कूटनीति के लिहाज से सामरिक सहयोग का मसला पेचीदा है। भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ सामरिक सहयोग संधि कर रहा है तो इससे चीन के साथ रिश्ते सर्द होने का अंदेशा है। ऐसे ही रूस को लेकर इस समय विश्व बिरादरी में जो माहौल है उसमें भारत के लिए रूस के साथ कोई सामरिक रणनीतिक संधि आसान नहीं होगी। इसके मुकाबले कारोबार से जुड़ी उम्मीदों को पूरा करना आसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए देश में आर्थिक बदलाव शुरू कर दिए हैं। उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों का पूरा सेट अगले बजट में आएगा। यानी बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक मसलों को जहां छोड़ा था वहां से जेटली आगे बढ़ेंगे। इससे भारत में कारोबार के बेहतर अवसर बनेंगे। विदेशी कंपनियों और दुनिया के देशों को निवेश का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखी है कि वे एक बड़े बाजार के तौर पर भारत की ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं। वे दुनिया भर के कारोबारियों को भारत में आने और पैसा लगाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसके लिए भारत में बुनियादी ढांचा ठीक करने और आर्थिक नीतियों में बदलाव करने की बड़ी चुनौती होगी। अगर वे इसमें कामयाब होते हैं तभी भारत में निवेश आने की शुरुआत होगी। अभी पहले 6 महीने में कोई बड़ा प्रस्ताव नहीं आया है। प्रधानमंत्री कई स्तर पर कूटनीति कर रहे हैं। वे भारत को एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम आदि देश इसमें भारत से जुड़ रहे हैं, लेकिन तब चीन और पाकिस्तान के साथ शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। चीन जिस तरह से सार्क में शामिल होने की कोशिश कर रहा है वह इसकी एक मिसाल है। एशिया में बड़ी ताकत बनने की होड़ बढ़ रही है। इसी तरह ब्रिक्स देशों की राजनीति से पश्चिम के विकसित देशों को खतरा महसूस होगा। इन सब के बीच संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती होगी। चूंकि नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं और रक्षा सौदों में भी वे तकनीक के हस्तांतरण पर जोर दे रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि कई देशों को यह बात पसंद नहीं आए। जो देश भारत को सिर्फ बाजार बनाए रखना चाहते हैं उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगेगी कि भारत तकनीकी और निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़े और दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता कम हो। मोदी की दुनिया के देशों के साथ कारोबार असंतुलन को खत्म करने की कोशिश भी कई देशों को रास नहीं आने वाली है। इसलिए आने वाले दिनों में जो कूटनीति होगी वह दिलचस्प होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक धमक पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जितने अंदरूनी मामलों में हाइपर एक्टिव है उतने ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी है। दोनों तरफ उनसे उम्मीदें आसमां छू रही है। पड़ोसी शार्क देशों से लेकर ब्रिक्स, अमेरिका और रूस सब नरेंद्र मोदी की कमान में भारत के नए महत्व को बूझ रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत भट्टाचार्य हैं। सुबो जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अब तक की सबसे बड़ी